हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 2 फॉर स्टैट्स 1। एंड मैं सेट 1 ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। एंड इसके 2 सेट्स हो चुके हैं, अब 2 और आ जाएंगे या एक और आएगा। बट मैं चाहती हूँ कि 4 सेट्स तो बिल्कुल मैं प्रोवाइड करूँ ही करूँ। बट इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो जाता है। एंड फिर रिकॉर्ड करके एंड पोस्ट करना, एडिटिंग करना तो थोड़ा सा हेक्टिक बन जाता है मेरे लिए। बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको 4 सेट्स तो प्रोवाइड करूंगी। बट अगर नहीं हो पाया तो मैं 3 सेट्स तो आपको पूरे पूरे दूंगी। तो 3 सेट्स के बाद में मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी ऐप्स है, जैसे एज ग्रेड हो गया और क्विज प्रैक्टिस वाला भी एक कोई ऐप है, वहां से आप खुद जाकर और प्रैक्टिस करिए। 3 सेट्स भी इनफ होते हैं, ठीक है, कंसेप्ट को साफ रिवाइज करने के लिए। प्लस जिन्होंने भी बिल्कुल कुछ पढ़ा नहीं है तो उनके लिए मैं कंसेप्ट की सीरीज, मतलब कंसेप्ट के साथ पूरा फॉर्मूले के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ इस केस में ऐसे फॉर्मूले, ये फॉर्मूला यूज करना है, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये 3 या 4 करवाने के बाद में मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज है ना प्रैक्टिस खुद भी करो। मतलब सेम सेट ही वापस में ना प्रैक्टिस करो। अभी तो देखो आप वीडियो देख रहे हो तो आप सोचोगे हाँ हाँ हमें समझ में आ गया, बट जब आप खुद वहां पे सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कि बेसिकली आप लोगों को क्या समझ में आया है या क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 says administration section of a university has started to create roll numbers for the students following the format this using the digits this and a capital letter at the third position. Assume no digits are repeated. Find the number of ways in which the administration section can create a unique roll number. तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन सेम मैंने सेट 1 में भी कराया है, ठीक है। तो मैं वापस इसका कंसेप्ट रिवाइज नहीं करवाऊंगी और वापस हम चलो फटाफट से देख लेते हैं कैसा करना है इस क्वेश्चन को। तो देखो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स का हमें एक है ना रोल नंबर क्रिएट करना है। और इसी फॉर्मेट का करना है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स हमारी इंटीजर्स हो, नंबर्स हो, फिर जो हमारी थर्ड डिजिट हो वो एक अल्फाबेट हो, ठीक है, एक लेटर हो, एंड जो लास्ट की 3 डिजिट्स है वो वापस से हमारी इंटीजर्स हो, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है कि डिजिट्स आपको यही सारी यूज करनी है। तो डिजिट्स भी हमें प्रोवाइडेड है, बट इसमें से हमें ध्यान रखना है कि एक भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जब देखेंगे तो देखो हमारे पास में 7 ऑप्शंस दिए गए हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो जो हमारा फर्स्ट प्लेस है, जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट डिजिट हम पुट करेंगे रोल नंबर के लिए, तो उसके पास हमारे पास 7 पॉसिबल वेज होंगे, ठीक है। 7 पॉसिबल वेज फॉर फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में 7 में से कोई भी डिजिट आ सकता है। अब जब मैं सेकंड डिजिट पे जाऊंगी, ठीक है, तो उसमें से मेरा एक डिजिट तो कैंसिल हो गया क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे ऑलरेडी लग गया, ठीक है। तो अब मैं सेकंड डिजिट पे जाऊंगी, तो सेकंड डिजिट के पास में मेरे पास 6 चॉइसेस ही बचेगी, ठीक है। तो 6 पॉसिबल वेज फॉर सेकंड डिजिट। अब जो थर्ड डिजिट है वो एक मेरा लेटर है। अब लेटर कोई भी 26 में से हो सकता है। हमारे पास में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 36 अल्फाबेट्स में से कोई भी एक अल्फाबेट हो सकता है। तो इसके पास में 26 पॉसिबल वेज है फॉर थर्ड वन, ठीक है। जब मैं बात करती हूँ फोर्थ के, अब देखो 7 और 6 यहाँ पे चले गए। अब जब मैं फोर्थ पे आती हूँ तब मेरे पास कितनी डिजिट्स बचती है? मेरे पास सिर्फ बचती है हमारी 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स बचती है। तो 5 पॉसिबल वेज फॉर फोर्थ डिजिट। फिर 5, फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाऊंगी तो मेरे पास 4 पॉसिबल वेज, फिर नेक्स्ट पे जाऊंगी तो 3 पॉसिबल वेज। तो ये मेरे पास सारे पॉसिबल वेज आ गए। हम सिर्फ सारे पॉसिबल वेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल नंबर आएगा वो आएगा हमारे पास में 65520, ठीक है। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा। Next question says, in a school there are 3 students in section A, 4 students in section B and 5 students in section C. Find the number of ways in which 8 students can be selected such that it includes at least 2 students from each section and at most 5 students from the total 7 students in section A and section B. अच्छा, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर हमारे पास में सिर्फ 5 बच्चे होने चाहिए। एटमोस्ट 5 मतलब सिर्फ 5 ही होने चाहिए, या तो 5 से कम हो, ठीक है, या तो 5 से कम हो या 5 के इक्वल हो, बट सिर्फ 5 होने चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। 5 से हमें ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास में 3 केसेस बनेंगे। क्या बनेंगे? देखो टोटल तो हमें कितने डालने हैं? 8 स्टूडेंट्स डालने हैं, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो टोटल 8 होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई कि टोटल स्टूडेंट्स मस्ट बी 8, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द 3 सेक्शन of all 3 sections must be 8, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स 8 होने चाहिए। सेकंड कंडीशन हमें ये दे दिया है कि मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 स्टूडेंट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी, फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी।
और दो तो हमें सिलेक्ट करने ही है हर एक क्लास में से, मतलब ए में से भी दो सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, ए में से भी हमें दो सेलेक्ट करने हैं, दो या दो से ज्यादा, बी में भी हमें दो या दो से ज्यादा सेलेक्ट करने हैं, और सी में भी हमें दो या दो से ज्यादा सेलेक्ट करने हैं। तो इन तीनों को देखकर हमारे पास में जो तीन कंडीशंस केसेस बन रहे हैं जिससे हम बता पाएंगे कि ना कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है। तो जब हम केस वन की बात करते हैं, तो जब मैं बात करती हूँ केस नंबर वन की, ठीक है, तो केस वन में हम क्या करते हैं ना कि हम बोला है जैसे कि हमें हमारे पास में तीन स्टूडेंट सेक्शन ए के है, तो तीन तो मैं सेक्शन ए में से ही डाल देती हूँ, और बी में से अब बोला है ए और बी का मिला के पांच होना चाहिए टोटल, ठीक है, पांच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पांच से कम चलेगा, तो मैं बी में क्या करती हूँ दो डाल देती हूँ, तो ये पांच हो गए, तो इसमें से भी दो चलेगा एटलीस्ट, और इसमें से भी दो चलेगा। अब सी में कितने बचे, थ्री फोर फाइव, तो थ्री हमारे बच्चे सी में से, ठीक है। तो इनके टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे आएंगे, वी हैव सेलेक्टेड थ्री स्टूडेंट्स आउट ऑफ थ्री ना, तो इसका बन जाएगा थ्री सी टू, तो इसका सॉरी थ्री सी थ्री बनेगा, ओके, तो इसका वन आ जाएगा हमारे पास में। ये हमने फोर में से दो सेलेक्ट किए, तो फोर सी टू बनेगा ये, ठीक है, तो फोर सी टू कैलकुलेट करके हमारे पास में आ जाएगा सिक्स, सी में हमारे पास में देखो, सी में हमारे पास टोटल पांच स्टूडेंट्स है, तो फाइव सी थ्री हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा टेन। तो ये तो केस नंबर वन के पॉसिबल वेज आ गए। अब टेन सिक्स 60 होते हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज केस वन में कितने आए, 60 आए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसमें साइड में ये भी लिख देते हमने कितनी क्लास में से कौन से, तो तीन देखो हमने ए में से किए, बी में से हमने दो किए थे, और सी में से भी हमने तीन किए थे। अब सेकंड केस क्या बनेगा ना, देखो सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि हम ए में से दो ले लेते हैं, ए में से दो ले लिया, बी में से फिर तीन ले लेते हैं, और सी में से हम ले लेते हैं, देखो तीन दो पांच, और फिर वापस तीन आ गए सी में से, ठीक है। तो इसके जो पॉसिबल वेज आएंगे तो थ्री सी टू, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास में थ्री, फिर ये आएगा हमारे पास में फोर सी थ्री, दैट इज नथिंग बट फोर, और ये आएगा हमारे पास में फाइव सी थ्री, ठीक है, फाइव टू फैक्टोरियल, और ये आएगा हमारे पास में टेन आंसर, ठीक है। तो इनके पॉसिबल वेज थ्री फोर 12, 12 10 120, तो 120 पॉसिबल वेज इसके हो जाएंगे केस नंबर टू के। ये आपको केसेस अच्छे से सोचने पड़ेंगे, जो भी कंडीशंस दी हुई है वो सारी सेटिस्फाई करानी है हमें, कि दो स्टूडेंट तो हर एक क्लास में से होने चाहिए, और सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के हमारे पास में पांच, टोटल पांच ही होने चाहिए, पांच से कम हो सकते हैं पर पांच से ज्यादा नहीं होने चाहिए ए और बी को मिलाकर, और तीनों क्लासेस को मिलाकर हमारे पास में 8 स्टूडेंट्स ही होने चाहिए। तो ये बार बार मैं बोल रही हूँ, तो ये आप एग्जाम में भी ध्यान रखना प्लीज। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 120 पॉसिबल वेज। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने दो ए में से डाल दिए, तीन बी में से डाल दिए, और फिर थ्री हमने सी से डाल दिए, थ्री हमने सी से डाल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम केस नंबर थ्री की। केस नंबर थ्री में क्या कर सकते हैं, अब देखो, अब हम ये कर सकते हैं कि हम ए और बी में से दो दो स्टूडेंट्स ही ले लेते हैं, ठीक है, एटमोस्ट फाइव बोला मतलब फाइव से कम हो ही सकता है, तो टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ए, टू स्टूडेंट्स फ्रॉम बी, फिर दो दो चार, और फिर हम ले लेते हैं फोर स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन सी, ठीक है। तो एक नया केस बन गया। अब इसके अलावा हमारे पास में कोई केस नहीं बनेगा, तो क्योंकि देखो सारे केसेस हमने मोस्ट बना लिया, अब कह दोगे तीन इसमें से ले लो, चार इसमें से ले लो, तीन और चार साथ ही होता है, एक सी में से ले लो, बट वो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कि सेक्शन ए और बी को मिला के टोटल पांच ही होने चाहिए, पांच से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। एटमोस्ट का मतलब है कि ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा जो भी नंबर दिया हुआ है उससे ज्यादा नहीं जाने चाहिए, उससे सारे छोटे के छोटे नंबर आ सकते हैं, तो पांच से कम आ सकता है बट पांच से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आएंगे वो आएंगे हमारे पास में 90, ठीक है, तो 90 पॉसिबल वेज, ठीक है। अब हम इन तीनों केसेस को ऐड कर देते हैं वेज को, तो 60 प्लस 120 प्लस 90, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 270 पॉसिबल वेज देयर आर, ठीक है। तो आंसर इज 270, दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज an urn B1 contains 2 white and 3 black chips and another urn B2 contains 3 white and 4 black chips.
One urn is selected at random and a chip is drawn from it. If the chip drawn is found black, okay, find the probability that the urn chosen was B1. अच्छा, हमने ये ना दो अर्न्स में से एक B1 अर्न हमें डिफाइन करा गया है जिसके अंदर 2 व्हाइट और 3 ब्लैक चिप्स है, और एक अर्न B2 डिफाइन करा गया है जिसके अंदर 3 व्हाइट और 4 ब्लैक चिप्स है। तो हमने एक जब भी हम कोई भी एक रैंडम में एक चिप्स उठाई तो वो चिप्स हमारी ब्लैक निकली। तो ये कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ब्लैक चिप निकली है वो अर्न B1 में से ही निकली हो, तो वो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो जो मैं बात करती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या होगी, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि एक दो अर्न में से, देखो दो अर्न में से, ठीक है, दो अर्न में से हम कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं चिप, एक ही चिप सेलेक्ट कर सकते हैं ना, तो दो में से एक की ही आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 इसलिए उसकी हो गई कि दो में से हम सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं और वो एक की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। तो इन दोनों में सेम आएगा तो हमने इन दोनों को इक्वल लिख दिया। फिर जब हम बात करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक है कि ब्लैक चिप हमारी B1 में से निकली है, वो कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, तो ब्लैक चिप देखो हमारे पास में 3 है, तो ये 3 है और टोटल हमारे पास में 5 है, तो 3/5 ये हो जाएगी। और अगर हम देखें तो P ऑफ ब्लैक B2 और B2 की भी देखनी पड़ेगी कि उसमें क्या है, तो उसमें 4 ब्लैक चिप है तो 4/7 हो जाएगी ये। ठीक है, 4/7 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकालना है कि जो प्रोबेबिलिटी हमने ब्लैक चिप सेलेक्ट करी है वो बैग B1 में से हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे आएगी। एंड इसमें हम लगाएंगे हमारा बेस थ्योरम। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बाय B1 इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बाय B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बाय B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। सारी वैल्यूज है इसमें जस्ट पुट कर देंगे हम, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। देखो अलग कलर ले लेती हूँ थोड़ा ताकि तुम्हें दिखे, तो देखो हम यहाँ पे कर देते हैं, सॉरी स्पेस की कमी होगी थोड़ी। तो देखो ब्लैक बाय B1 इसकी है 3/5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 हमारी कितनी है 1/2, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 तुम बोलोगे 1/2 आई कहाँ से, तो देखो हमारे पास में दो तरह की चिप्स है। ठीक है, ये मत देखो कि टोटल 5 है, ये देखने है टाइप कितना है। जब हम B1 की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं तब हम ये बताएंगे कि टोटल उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो दो ही एलिमेंट्स है, एक तो व्हाइट या ब्लैक, इन दोनों में से कोई एक ही आ सकता है, तो इसलिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। आई होप अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो 1/2 अपॉन वाला देखो ये ब्लैक B1 ये वापस 3/5, मैं थोड़ा रब भी कर देती हूँ यहाँ, तो एक काम करते हैं बेटर रहेगा। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं क्या, जो हमारी निकली है वो B1 में से ही निकली हो और वो ब्लैक हो। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज जब पुट कर ही रहे थे, तो 3/5 इंटू 1/2 अपॉन 3/5 इंटू 1/2 प्लस 4/7 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो 3 1 3 5 2 10। ठीक है, और ये जब प्लस करके हम ऊपर लाएंगे 3 1 3 5 2 10 प्लस 2 करेंगे, अच्छा 2/7 है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास में आएगी 41/7, तो उल्टा करके लिखेंगे तो आएगा 70/41। ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो आएगा ओके 7 से 7 3 21/41, तो इसे हम कर लेते हैं, तो हमारे पास में आएगा 0.51 अप्रोक्सीमेटली, या 0.51 ही मान लो आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते देख लो, इसमें इंटीजर हमें दिया हुआ है कि 0.48 से बीच में 0.54 के बीच में आपका आंसर हो सकता है, तो वो करेक्ट माना जाएगा, तो हमारा 0.51 है। Next question says which of the following option is or are correct for selecting and arranging R objects from a total of n distinct objects without replacement। पहला तो without replacement होना चाहिए, सेकंड उसको अरेंज भी करना है हमें। ठीक है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं NCR, ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। तो इट्स फॉर्मूला इज, एक सेकंड पेन दूसरा ले लेती हूँ, तो इट्स फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन है ना वो सिर्फ सिलेक्शन को कंसीडर करता है अपने अंदर। ठीक है, सिलेक्शन वाला पार्ट तो ट्रू हो गया इसका, बट इसका ये लिखा है फॉर सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग, वो अरेंज नहीं करके देता है। ठीक है, इसमें ऑर्डर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कि बिल्कुल भी आपको अरेंज करके नहीं देता 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है,
तो अरेंजमेंट इसमें नहीं होता है, तो इसलिए अगर हमने एंड वाला ये देखा था कि अगर एंड होता है एक ट्रू एक फॉल्स है, तो अगर एंड आएगा तो उसमें वो आंसर फॉल्स ही देगा, तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है, मतलब ये गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सेलेक्ट करता है और अरेंज नहीं करता है आर ऑब्जेक्ट्स को, जो टोटल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से हमें देखनी होती है, ठीक है, ये सिर्फ सेलेक्ट करके दे देता है कि हाँ ये देख लो तुम्हारा हमने सेलेक्ट करके दे दिया, अरेंज हम नहीं करते, ठीक है। वेयर एज परमुटेशन वाला ये फॉर्मूला ये हमें आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को है ना अरेंज करके देता है, ठीक है, तो ये हमें प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ में देता है और सिलेक्शन भी देता है, सिलेक्शन अलोंग विद द अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, एंड इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हमने सेट 1 किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट वेयर एज इन परमुटेशन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, तो जो हमारा होता है एन पी आर दैट इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट एनसीआर इंटू आरपीआर, अब आप बोलोगे एनसीआर आ गया कैंसिल कर दो मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं, बट ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो इधर परमुटेशन का भी है, तो आरपीआर हमें क्या देगा, आर फैक्टोरियल, तो परमुटेशन है तो मतलब वो अरेंज करके देगा, ठीक है, तो वो अरेंज करके देगा, तो वो पूरा ही मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो पूरा ही अरेंजमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब एनसीआर इंटू एन फैक्टोरियल, अब यहाँ पे पी फैक्टोर पी एन आरपीआर नहीं है और पी इंटू एन फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एन फैक्टोरियल अकेला है, ये अरेंज करके नहीं देगा हमें, इसलिए कट हो जाएगा, तो हमारे जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे बी और सी, ये दोनों हमें प्रॉपर सिलेक्शन along with the arrangement they'll give us the result, but the option A and D will only do the selection process, the arrangement process will not be done by them, so that's why these two options are incorrect and B and C are correct, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो कोई भी अगर ऐसा डाउट आता है, क्योंकि मैं अपने आपको ये नहीं कहूंगी कि मैं एकदम बेस्ट तुम्हें एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ठीक है, गलतियां मुझसे भी हो जाती होगी, तो अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लिया करो, मैं कमेंट्स में ना ट्राई करूंगी कि मैं आज तो ये आपको बेटर वे में बता दूं, और नहीं तो फिर है ना मैं आपको लिख दूंगी कि आप अपनी मेल आईडी मुझे शेयर कर दो, तो मैं मेल आईडी पे आपको एक पर्सनलाइज वीडियो बना के भेज दूंगी, जिससे आपको मैं इजी वे में समझा सकूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इट इज गिवन दैट इफ एनसीआर इज दिस एंड एनपीआर इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, अभी हमें आर की वैल्यू बतानी है, तो अभी हमने देखा था कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब मैं देखती हूँ तो इसमें क्या है ना, ये वाला पार्ट तो कॉमन है इसमें भी, तो इसको क्या मैं एनपीआर नहीं लिख सकती हूँ, अगर देखो एन सी आर इंटू एन आर फैक्टोरियल को क्या मैं एनपीआर नहीं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है, तो इसको मैं एनपीआर लिख सकती हूँ, तो मैं इसको इक्वल कर सकती हूँ, तो बस एनसीआर की वैल्यू मेरे पास है 56, आर फैक्टोरियल लिख दो, और एनपीआर हमारे पास कितना है 336, तो आर फैक्टोरियल हमारा आ जाएगा 336 बाय क्या ये 56 है 56, तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास आर फैक्टोरियल 6 आएगा। अब आप बताओ आर फैक्टोरियल 6 आया, बट हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, और हमें पता है कि 3 फैक्टोरियल हमारे पास में 6 होता है, ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट होके हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 3, एंड 3 इज आर आंसर। प्लीज 6 मत करके आ जाना, क्योंकि आर फैक्टोरियल की वैल्यू 6 आई है। अब आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6, तो अगर हम देखो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हम 6 को कैसे लिख देंगे, 3 फैक्टोरियल लिख देंगे, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल होकर 3 हमारा आर 3 आएगा, तो उसने हमें आर की वैल्यू पूछी, अगर वो बोलता आर फैक्टोरियल बताओ तब हमारा आंसर 6 होता, और अगर आर में हमने ये गलती कर दी कि इसको हम 3 फैक्टोरियल, तो इसका फैक्टोरियल कहाँ जाएगा, वो कैंसिल भी तो होगा ना अपने आप में से, तो इसलिए द आंसर इज 3, नॉट 3 फैक्टोरियल, नॉट 6, इट इज 3 ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, how many four letters word with or without meaning can be formed using the letters of the words E and GLISH without repetition such that E is one of the alphabet in each of the word format? अच्छा, मतलब E तो होना ही होना चाहिए, जो भी हमें एक ऐसा लेटर बनाना है या ऐसा वर्ड बनाना है, सॉरी, जिसमें 4 लेटर्स हो, ठीक है, वो 4 लेटर्स, इन्हीं लेटर्स में से कोई 4 होने चाहिए, और उसमें से हमारी ई की पोजीशन, उसने ई का बोल दिया कि ई इन 4 में से होनी चाहिए, मतलब हमारे पास में अब सिर्फ 3 जगह पड़ी है इनमें से हमें सेलेक्ट करने के लिए, और ई इसमें से चला गया तो हमारे पास बचा NGLISH, ठीक है। तो अब हम देखें तो ई के पास में कितने पॉसिबल वेज है कि ई अपने आप को अरेंज कर सकता है, तो ई के पास में ना 4 पॉसिबल वेज है, वो 4 प्लेसेस में से कहीं पे भी लग सकता है, तो इट हैज 4 पॉसिबल वेज for E to arrange itself.
ठीक है, ये अपने आप को 4 पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकता है। अब बची 3 प्लेसेस और ये तो कहीं पे भी 4 प्लेसेस में से एक जगह बैठ जाएगा, बोलेगा नहीं मैं फर्स्ट बैठूंगा, बोलेगा नहीं मैं सेकंड बैठूंगा, कहीं पे भी बैठ जाएगा, 4 उसके पास में है। अब हमारे पास में बचती है 3 प्लेसेस, तो वो 3 प्लेसेस में 3 प्लेसेस को हमें कितने में सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 6 में से सेलेक्ट करनी है। तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए 6p3 हमारा होगा यहाँ पे परमुटेशन यूज, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी पोजीशन फिक्स करनी है और इसमें रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में 6 रिमेनिंग डिजिट्स है, जिसमें से हमें सिर्फ 3 सेलेक्ट करनी है। 6 रिमेनिंग लेटर्स में से हमें 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं, जिसमें हम वो लास्ट की जो 3 स्टेट्स है या कहीं की भी 3 स्टेट्स है उसको अरेंज कर सके। तो हमें पता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विल कम अस 120 वेज, ठीक है। ये दोनों वेज हमारे पास में आ गए, तो 120 इंटू 4 कर दो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 480 वेज आ जाएंगे, जिसमें हम ये 4 लेटर एक वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। और वर्ड्स हम अल्फाबेट्स कौन से यूज कर सकते हैं, जो उसने हमें दिया गया है, लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं, तो देखो ऑप्शंस में हमें ऐसे सिंप्लीफाइड वे में नहीं कि 480 करो ये करो, तो देखो हमें दिख रहा है कि इसने लिखा है 6p3, तो 6p3 हमारा भी आया है, इधर कॉम्बिनेशन यूज नहीं होगा, तो 6p3 है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 7p3 वेज में नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ई तो इसमें से हट ही गया है ना, ई तो इसने बोला होना है, होना चाहिए, तो हमारे पास बच्ची NGLISH, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Next question says two dice are rolled once. Okay. What is the probability of getting an odd number at the first die or a total of 7? अच्छा, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो जब हम 2 डाइस को रोल एक साथ करते हैं तो हमारे पास में टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, ठीक है। तब वो बताने की बिल्कुल आपको जरूरत है नहीं कि वो 36 पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, ओके। बट हम ये देख लेते हैं कि जब पहला नंबर ऑड आएगा, ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट द फर्स्ट डाई, तो इसके क्या आउटकम्स आएंगे, तो इसको चलो आउटकम्स निकाल लेते हैं। तो इसका आएगा 1,2 सॉरी 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 एंड 1,6। इन द सेम वे 2,1 सॉरी 3,1 3,2 3,3 3,4, ठीक है, 3,5 3,6, ठीक है। अब आएगा हमारे पास में 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 एंड 5,6, ठीक है। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स आएंगे, तो टोटल कितने हमारे पास में 18 टोटल आउटकम्स आएंगे, 18 आउटकम्स। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी तो साफ बता ही सकते हैं, तो P हमारी 18/36 हो जाएगी, तो 18/36 कर देना, 1/2 आएगी, दैट इज 0.5। बट इसने बोला हमारा टोटल ऑफ 7, ठीक है, तो टोटल ऑफ 7 कर देते हैं हम। तो टोटल ऑफ 7 में क्या आउटकम्स आएंगे, देखो इसको मैं रब कर देती हूँ, अब इसका काम खत्म हो गया है। तो इसमें हमारे फर्स्ट डाई पे 3 आए, मतलब एक ऑड नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी क्या चांसेस है, 18 पॉसिबल आउटकम्स है इसके पास में, ठीक है। तो इसके पास में हमारे पास में 18 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब बात करते हैं ना टोटल ऑफ 7, मतलब जब हम डाई रोल को देखो 1 में आएगा हमारे पास में 1,6 आ जाएगा, 2 में आ जाएगा 2,5 और 3 में आ जाएगा 3,4, फिर ये तो सारे उल्टे चलते रहेंगे, 4,3 5,2 एंड 6,1। तो हमारे पास में इतने कितने आउटकम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स इसमें आएंगे, ठीक है। अब हम देखो फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 7, तो इन दोनों में आप कॉमन ढूंढो कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो इन दोनों में जो कॉमन हमारे पास में आएंगे वो देखो 1,6 आएगा, 3,4 आएगा और 5,2 आएगा, मतलब 3 इसमें दोनों में कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो ओवरलैपिंग आउटकम्स है, मतलब इन दोनों में जो आ रहे हैं उनको हम इन दोनों के जो पॉसिबल आउटकम्स है उसमें से माइनस कर देंगे, ताकि हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सके, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, 18 पॉसिबल आउटकम्स इसके प्लस इसके 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स इसके माइनस हम 3 कर देंगे, क्योंकि जो भी इनके ओवरलैपिंग आउटकम्स है, मतलब दोनों में जो कॉमन है हमने उनको माइनस कर दिया, तो हमारे पास में टोटल कितना आएगा, 21 आउटकम्स आएंगे पॉसिबल इन दोनों को मिलाकर, ठीक है। अब सिंपल है, जस्ट 21/36 कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, और 20/36 इज नथिंग बट, अगर देखो इसको सिंप्लीफाइड वे में करना है ना, तो 3 के टेबल से काट दो 7 और ये आ जाएगा हमारे पास में 12, तो 7/12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि देखो हमसे पूछा है कि या तो हमारे पास में पहला डाई पे ऑड नंबर आए या एक टोटल जो आए हमारा वो 7 आए, दोनों डाई का मिलाकर, ठीक है। तो हमने जब आउटकम्स निकाले कि हमारा जो पहला है डाई पे वो ऑड नंबर आए, तो उसके 18 पॉसिबल आउटकम्स आए, या टोटल 7 आए,
कि दोनों डाइस का जो सम आया वो 7 हो, तो उसकी भी हमने आउटकम्स निकाले, वो हमारे पास में 6 आया। अब हमने इन दोनों में देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में हमारे 3 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे थे, तो उन तीनों ओवरलैपिंग एलिमेंट्स को हमने इनके पॉसिबल आउटकम्स से माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस करती जो हमारे पास में टोटल आया, हमने उसको जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे 36, उससे हमने उसको डिवाइड करवा दिया, हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ स्कूल विद 120 स्टूडेंट्स, 90 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथ्स। ठीक है, 90 स्टूडेंट्स हमारे पास में मैथ्स के हैं। 50 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन साइंस, 50 साइंस के हैं, 30 हमारे दोनों साइंस और मैथ के हैं। ठीक है, तो इफ अ स्टूडेंट इज रैंडमली सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एनरोल्ड इन सेलेक्ट साइंस गिवन दैट ही और शी इज ऑलरेडी एनरोल्ड इन मैथ्स। देखो, हमें ये बतानी है कि कितने साइंस में एनरोल्ड है, और ये दे रखा है कि वो ऑलरेडी मैथ्स में एनरोल्ड है ही। ठीक है, तो ये हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स सी प्रोबेबिलिटी। तो इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनड ऑन बी, कि ए जो हमारा है वो बी के ऊपर कंडीशनड है। ठीक है, जो हमारा एनरोल्ड इन साइंस है वो कंडीशनड है कि वो ऑलरेडी मैथ्स में एनरोल्ड हुई भी है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब वो दोनों बच्चे, वैसे बच्चे जो दोनों मैथ्स और साइंस में कॉमन हो, जो दोनों मैथ्स और साइंस में कॉमन हो, तो वो हमें 30 दे रखा है। तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकलेगी तो 30 बाय, हम टोटल 120 है तो 30 बाय 120 कर देंगे, दैट इज नथिंग बट 1/4, और 1/4 ही रखेंगे इसको। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब वो ऑलरेडी एनरोल्ड है बी में। ठीक है, बी में वो ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि 90 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथ्स, तो 90 बाय 120 हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज नथिंग बट 3/4। ठीक है, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, सब दिया हुआ था हमें 1/4/3/4, ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में 1/3 आएगी, एंड 1/3 इज आवर आंसर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, सब वैल्यूज दी हुई थी, बस उसको पुट करनी थी, प्रोबेबिलिटी निकाल के पुटअप करनी थी। ठीक है, तो हमारा आंसर इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लैक बॉल्स, 4 blue balls and 3 grey balls. 2 balls are chosen at random without replacement. Based on the given information, answer the given sub questions. What is the probability that a black pair of balls is chosen? मतलब जो दो हम बॉल्स निकाले वो दोनों ब्लैक ही आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो हमारे पास में टोटल 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और हमारे पास में टोटल जो ब्लैक बॉल्स है वो 3 है, और हमें एक बार में 2 बॉल्स कोई भी निकालनी है उस बैग में से। ठीक है, तो उस बॉक्स में से, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों हम बॉल निकाले वो पहली ब्लैक आए और दूसरी भी हमारे पास में ब्लैक आ जाए। तो चलो देखते हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल बॉल्स कितनी है उस बॉक्स में। तो टोटल बॉल्स इन द बॉक्स कितनी है हमारे पास में, 3 4 7 7 एंड 3 10, तो 10 टोटल बॉल्स हमारे पास में हो गई। अब ब्लैक बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 3/10, कि 3 हमारी ब्लैक है और वो 10 में से टोटल 3 हमारी ब्लैक है, तो ब्लैक बॉल्स की हमारी ये प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वो बोल रहा है कि अब हमें, चलो पहली तो हम इसे मान लेते हैं कि हमारी जो हमने फर्स्ट बॉल निकाली, फर्स्ट ब्लैक बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी आई है 3/10। ठीक है, तो अब इस बॉक्स में से 10 इसमें निकल गई, मतलब एक इसमें से हमने इसमें निकाली, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी 3/10 हुई। अब ब्लैक बॉल उस बॉक्स में कितनी बची, अब 2 ही ब्लैक बॉल बच सकते हैं, और टोटल बॉल्स फिर कितनी बची, 9 बची, तो इसको बस 2/9 कर दो। तो सेकंड ब्लैक बॉल बीइंग ब्लैक, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/9। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग ब्लैक, तो 3/10 इंटू 2/9, 3 से ये 3 कैंसिल, 3 और ये 5 कैंसिल, तो 1/15 आ जाएगा हमारा आंसर, और 1/15 इज नथिंग बट 0.06। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आई नो, बट देखो हमारे पास में टोटल 10 बॉल थी, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम बॉल निकाले, पहली बॉल जो निकाले वो ब्लैक आए। ठीक है, फर्स्ट बॉल जो ब्लैक आए, अब 3 में से 3 बॉल्स हम ब्लैक की निकाल सकते हैं, तो 3/10 तो हो गई ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, कि पहली की प्रोबेबिलिटी थी कि 3 में ब्लैक बॉल में से कोई एक निकल सकती है, तो 3 बार हमने 10 कर दिया। जब उसने बोला कि सेकंड बॉल में ब्लैक आए, तो हमने एक बॉल तो ऑलरेडी निकाली, अब हमारे पास में टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी बची, 2 ब्लैक बॉल्स बची, क्योंकि एक तो हमने ब्लैक पहले ही निकाल ली, हमने ये माना कि हमने एक ब्लैक बॉल पहले ही निकाली, तो टोटल हमारे पास में इस बॉक्स में बॉल्स कितनी बची, ब्लैक 2 ब्लैक बॉल्स बची। अब 2 ब्लैक बॉल्स बची तो टोटल बॉल भी 9 हो जाएगी, तो 2/9 हमने कर दिया। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना, मैं वापस इजी वे में समझा दूंगी। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगी कि इससे भी इजी वे में मैं आपको समझा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर।
क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम कलर की हो। अभी जो हमने पहला किया तो हमें पता है ब्लैक बॉल दोनों सेम कलर की, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3 थी एक, नहीं सॉरी 3/10 थी एक की, इंटू 2/9 की थी। अब ब्लू बॉल्स की देख लो, देखो 4 ब्लू बॉल्स है तो 4/10 हो जाएगी पहले बॉल बीइंग ब्लू, और सेकंड की हो जाएगी हमारे पास में 3/9। फिर थर्ड ग्रे देख लो, 3 ग्रे बॉल है तो 3/10 इसकी इंटू 2/9 इसकी। ठीक है, इन तीनों को जस्ट ऐड कर दो। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं हम, इन सारे को ऐड करके जो आंसर हमारे पास में आएगा वो आएगा हमारे पास में 0.26। ठीक है, तो 0.26 हमारा आंसर आएगा। तो आई होप समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो प्लीज मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं और इसे सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूंगी, बट आ जाना तो चाहिए अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। Next question says, based on the above data, answer the given sub questions. Two fair dice are rolled together. ठीक है, if A be the event that the outcome on the first die is smaller than the outcome on the second die. अच्छा, तो इसके चलो हम events सैम्पल स्पेस इसका डिफाइन करते हैं। तो A का आ जाएगा हमारे पास में क्या, दो डाइस रो कर रहे हैं तो हमारे पास में टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। उसमें से हमें ये इवेंट डिफाइन करा गया है कि जो पहला डाई है उसका जो आउटकम आएगा वो छोटा होगा जो सेकेंड डाई पे आउटकम आएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है हमारा 1,2, 1, अरे यार 1, हाँ 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। 2 में हो सकता है 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। 3 में हो सकता है 3,4, 3,5 एंड 3,6, और 4 में हो सकता है 4,5 एंड 4,6, और 5 में हो सकता है 5,6। ठीक है, तो यही आउटकम्स आ सकते हैं इसके। तो हमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, तो जस्ट 15/36, 15/36 इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये देख लो 15/36 इज आवर आंसर। बहुत इजी था ये तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इवेंट बी क्या डिफाइन हुआ है, दैट आउटकम ऑन द बोथ द डाई आर इवन। अच्छा, आउटकम दोनों डाई पे वो इवन है। अच्छा, तो 2,2 हो जाएगा इसमें, 2,4 हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा। इन द सेम वे हमारे पास में 4,2 हो जाएगा और 4,4 हो जाएगा और 4,6 हो जाएगा, और 6 में हो जाएगा 6,2, 6,4 और 6,6। तो ये आउटकम्स आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दो, 36 टोटल है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है तो 9/36, 9/36 हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल था। अब थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो देखो हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो जब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जस्ट क्या करेंगे, जो भी इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आएगी उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। अब ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में क्या एलिमेंट्स कॉमन थे। ठीक है, तो दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन थे, तो कॉमन हमारे पास था 2, 4, 4, 6 और क्या था, 2,4 हो गया, 4,6 हो गया और एक 2,6 भी था, हाँ 2,6। तो ये तीन एलिमेंट्स हमारे ए यूनियन बी में, मतलब 3/36 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। ए की पता है हमें 15/36, बी की पता है 9/36 और इसकी पता है हमें ए यूनियन बी की हमारी आ गई 3/36। तो इसका जब हम आंसर निकालेंगे वो आएगा 21/36। वो तो आया ए यूनियन बी, बट इसको 1 में से माइनस करेंगे तब कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो 21/36 को चलो माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, तो 1 माइनस 21/36 कर देते तो 36 माइनस 21, 615 और 321, 15/36। तो इसमें आएगा हमारे पास 15/36 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 9/36 आंसर होगा और यहाँ पे भी हमारा 15/36 हमारा आंसर होगा। ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे। Which of the following option is or are correct? तो इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर डिस्जॉइंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बिल्कुल सही है, ये हमने एग्जाम नंबर, जब हमें प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्स पढ़ाए थे, ये एग्जाम नंबर हमारा 3rd था। ठीक है, कि अगर दो इवेंट्स डिस्जॉइंट होते हैं तो उनका जो यूनियन होता है दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट दैट
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नहीं, जब प्रोबेबिलिटी जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तब जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नॉट ए यूनियन बी। तो ये हमारा गलत हो गया। इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड इवेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट। बिल्कुल गलत है। अगर हमारा इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग अपने एक की भी अक्रेंस दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी और सेम वे इनके कॉम्प्लीमेंट्स की भी अक्रेंस इन दोनों को एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी। तो हमारा ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे ए, सी और ई हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेट नंबर 2 आल्सो, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें, मतलब मैं जितना मेरी तरफ से हो पाता है ना, मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बट मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं हमेशा उस चीज में सक्सेसफुल रह पा रही होंगी। अगर मेरी कहीं पे भी कमी रह रही है या आप लोगों को कोई भी चीज समझ नहीं आए तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर मेरे को लगेगा कि हाँ आपको वीडियो सोल्यूशन की नीड है तो मैं आपसे आपकी मेल आईडी मांग लूंगी, तो आप मुझे अपनी मेल आईडी प्रोवाइड कर देना, जिसमें मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको सेपरेट आपको ही भेज दूँ, ठीक है। तो प्लीज मुझे बता देना कमेंट्स में। और अगर आप चाहते हो कि आपको सीटी के भी क्वेश्चन मतलब सेट्स चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में टाइम पे बता देना, एंड मोमेंट पे मत बताना, क्योंकि एंड मोमेंट में बहुत ज्यादा केओस हो जाता है कि मैं एक ही टाइम पे क्या क्या करूँ, ठीक है। तो अभी भी आप मुझे बता देना कि अगर आपको सीटी के भी चाहिए तो मैं वो भी लेकर आ जाऊंगी। और स्टैट्स के मैं ट्राई करूंगी कि मैं 2 और आपको प्रोवाइड कर दूँ। कोशिश पूरी है कि 2 आपके पास और आ जाएंगे सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4, बट देखते हैं क्या होता है आगे। और बाकी आप बता देना कि सीटी के चाहिए या नहीं, और बस पढ़ते रहो अच्छे से। बहुत अच्छा हमने सब अच्छे से करा है, ठीक है। तो मेरी तरफ से और कुछ चाहिए तो वो भी बता देना, ठीक है। टिल देन बाय बाय।